आप जय हिंद कर्नल जे.एस. तोड़ी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको भी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से पूरा देश मुस्कुराता रहे, हंसता रहे और तमाम विपत्तियों से दूर रहे, यही आज एक कामना दोनों फौजियों की तरफ से। सर क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इस देश में हैं सर, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं अग्निवीर को लेकर आज आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। उसके बाद भी इस आजादी को संभालना आसान नहीं था, कई मुश्किलें आई 1962 में, 1948, 1962, 1965, 1972, 1999 और तब से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। देश के दुश्मन लगातार गिद्ध की तरह हम पर नजरें बनाए हुए हैं कि कब हिंदुस्तान को हम टुकड़े टुकड़े कर दें। उसी लिहाज से मैं अग्निवीर को लेकर आपसे चर्चा करना चाहता था। क्या आप अग्निवीर का फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि कई अग्निवीरों के सवाल मेरे पास आए हैं, जिनमें से ऐसे सवाल थे सर कि हम एक भ्रम की स्थिति में हैं कि आगे हमारा क्या होगा। छुट्टी को लेकर भी उनके कई सवाल सामने आ रहे हैं सर। राजेश जी, सबसे पहले आपको और सारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम सबको एक संकल्प करना चाहिए कि हम भारत को 2047 तक विकसित देश बनाएंगे। और ये हम तब कर सकते हैं जब हर भारतीय नागरिक अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में भारत की तरक्की के लिए काम करे। हम सारे इकट्ठे मिलके खुशी से, अमन चैन से रहें, हमारे अंदर कम्युनल हैप्पीनेस हो, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, चाहे हमारे राजनीतिक विचार अलग हों, चाहे हमारी आर्थिक हालत अलग हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है हमें एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। राजेश जी, मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, हमने आजादी जो ली 15 अगस्त 1947 को, तब से लेके अब तक हमारे आगे एज अ देश बहुत चुनौतियां हैं। और मैं इस प्रश्न पे जवाब देने से पहले आपके दर्शकों को एक बात आज बताना चाहूंगा। अगर हम देखें, दुनिया में दो ऐसे देश हैं जो सबसे खतरनाक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में स्थित है। पहला है इजराइल, वो हम सारे जानते हैं क्यों। दूसरा है भारत। भारत इसलिए क्योंकि भारत के नॉर्थ में और ईस्ट में दो चिकन नेक हैं। एक है चिकन नेक अखनूर में, एक है चिकन नेक सिलीगुड़ी में। और हम जानते हैं कि हमारे दो दुश्मन देश हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पे हैं, पाकिस्तान और चीन है। और इनकी नजरें इन चिकन नेक पे है, क्योंकि अगर वो चिकन नेक पे कब्जा कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। दूसरी चीज, भारत इसलिए सबसे खतरनाक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में क्योंकि हम उस एरिया में स्थित हैं जो कि ड्रग्स का सबसे बड़ा कॉन्फ्लुएंस है। गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल और चीन। और ये जो तीन इलाके हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा अवैध ड्रग्स यहां बनते हैं और यहां से ये युवाओं को बर्बाद करने में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। और जिस देश के युवा अगर बर्बाद होने लग गए, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारा जो लोकेशन है वो सबसे खतरनाक है इजराइल के साथ। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हम सारों को एकजुट होकर रहना चाहिए। और जितने हम अंदर से ताकतवर होंगे, उतनी भारी शक्तियां हम पे आक्रमण या वार करने से 1000 बार सोचेंगी। जहां तक अग्निपथ और अग्निवीर की योजना है, मैं कई बार आपके शो पे आया हूं और मैंने यही चीज कही है कि इस पे जरूरत है दोबारा सोच की, और दोबारा सोच हो भी रही है। इसी साल 23 मई को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे आता है, उसने
एक पत्र लिखा था सेना, वायुसेना, नौसेना को, और उनसे सुझाव मांगे कि क्या क्या अग्निपथ योजना में परिवर्तन होना चाहिए। जुलाई के पहले हफ्ते में भारत सरकार ने 10 मिनिस्ट्रियों की इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग को सेटअप किया है, जिसपे सोच विचार हो रहा है कि अग्निपथ में क्या क्या बदलाव जरूरी है। तो ये सेना, नौसेना, वायुसेना लेवल पे भी और भारतीय सरकार के लेवल पे भी सोच विचार हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। और क्योंकि ये सरकारी चीजें हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरे को उम्मीद है कि थोड़े ही समय में इसके जो आउटपुट हैं ये पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा क्या क्या चेंजेस हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो अग्निवीर है उसके कायदे कानून अलग हैं जब वो सेना में सेवा कर रहा है, और जो एक लंबी सर्विस का सैनिक है उसके कायदे कानून अलग हैं। हम जो भी कह लें, अगर एक ही संगठन में अलग अलग कायदे और कानून होंगे तो हमेशा एक फीलिंग रहेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों। तभी किसी भी संगठन में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जो कानून होते हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए। तब ये भेदभाव का जो फीलिंग होती है या मानसिकता आती है ये कभी नहीं आएगी। तो इस वक्त मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय दीजिए। भारत सरकार, सेना, नौसेना, वायुसेना इस पे विचार विमर्श कर रही है और जल्दी ही कुछ अच्छे बदलाव आएंगे जिससे कि जो ये दुविधाएं हैं ये सारी क्लियर हो जाएंगी। जी, 2-3 सवाल और हैं जिनका जवाब मैं चाहूंगा आपसे, छोटा-छोटा। एक अग्निवीर की छुट्टी को लेकर एक बच्चे ने कमेंट किया था। उसने खुद कहा कि मैं अग्निवीर हूँ सर, मुझे चोट लग गई, मैंने सिक लीव डॉक्टर ने मुझे लिख के दी एमएच में, लेकिन यूनिट में मेरी उसे एनुअल लीव में से काट दिया और बोला एनुअल लीव भी हमारे पास सिर्फ 30 दिन की होती है। तो जो भेदभाव की बात आप ये कर रहे हैं, ये एक मानसिक तौर पे भी तो बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे युवा सोल्जर को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखेंगे सर? राजेश जी, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर एक ही संगठन, राज्य या देश के अंदर जी, जी। लोगों के लिए या नागरिकों के लिए अलग अलग कायदे कानून होंगे तो ये भेदभाव की जो फीलिंग है, मानसिकता है, वो जरूर आएगी। और जो हम छुट्टी लें, क्योंकि आप और मैं दोनों फौज में सेवा कर चुके हैं, हमें पता है जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं लंबी सर्विस के सोल्जर्स के, वो ये हैं कि अगर कोई भी सैनिक बीमार पड़ जाता है या हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसके बाद उसको सिक लीव मिलती है, तो उसकी पहले जो सिक लीव का ड्यूरेशन है वो उसकी एनुअल लीव में से काटा जाएगा और उसके बाद ही कोई दूसरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले एनुअल लीव से काटा जाएगा। और एनुअल लीव हम जानते हैं एक लंबे सर्विस के सैनिक की 60 दिन एनुअल लीव होती है, 20 दिन कैजुअल लीव होती है। तो अगर 80 दिन की छुट्टी है उसमें से 30-40 दिन सिक लीव भी हो गए तो कम से कम उसको 25-30 दिन तो मिले अपने घर जाने के लिए। और देखिए हमारे अधिकतर सैनिक गांव और छोटे शहरों से आते हैं जहां पे पहुंचने में ही 2-3 दिन लगते हैं। उनके बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, उनके ऊपर कई सामाजिक जिम्मेवारियां होती हैं। तो जब वो सैनिक छुट्टी जाता है तो उसका जो पूरा समय होता है वो घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगता है। और वो क्योंकि कुछ लोगों की ये फीलिंग होती है कि सेना में बहुत छुट्टी मिलती है, मैं उनको आज ये भी बात स्पष्ट करना चाहूंगा, बहुत छुट्टी इसलिए मिलती है क्योंकि अधिकतर टाइम अपनी फैमिलियों से दूर रहते हैं और ये छुट्टी हमें दी जाती है ताकि हम घरेलू चीजों को ठीक ठाक कर सकें, ताकि जब हम ड्यूटी पे आए तो हमारा 100% जो मन है वो ड्यूटी पे हो, हम घर के बारे में ना सोचें। क्योंकि हमें पता है अगर कोई दिक्कत आ भी गई, मैं अगली बार छुट्टी लेके जाऊंगा, उसको मैं रिजॉल्व कर लूंगा। अब एक अग्निवीर को अगर 30 दिन की छुट्टी है और 20 दिन उसकी सिक लीव में कट गया तो उसको 10 दिन ही मिले अपने गांव में जाने के लिए, तो उसके ऊपर भी तो उतनी ही जिम्मेवारियां हैं अपने फैमिली की जितनी एक लंबे सर्विस के सैनिक की हैं। वो भी तो उन्हीं छोटे गांव या छोटे शहरों से आ रहा है जैसे लंबी सर्विस वाला आ रहा है। तो ये भेदभाव तो जैसे मैंने पहले बताया ये तो स्वाभाविक है आना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन एक चीज और भी बड़ी अहम है कि जो लंबी छुट्टियों को लेकर सवाल करते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम 365 दिन 24 घंटे अलर्ट रहने वाली फोर्सेस हैं। जो रात में 2-3 घंटे अगर सोने को मिल गए तो मिल गए, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं मिलते। हम 9 घंटे की शिफ्ट में, 8.5 घंटे की शिफ्ट में
काम करने वाली फोर्सेस में नहीं है। तो इसलिए उस हिसाब से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कई बार ये छुट्टियां भी कम है। एक और पॉइंट सर बड़ा अहम आया, क्योंकि जब बच्चों ने कमेंट किया, ये किया कि सर बैंक जो है हमें लोन नहीं दे रहे, अग्निवीर को जो बैंक है सर वो लोन नहीं दे रहे हैं। लोन चाहिए, बोला सर, एक कह रहा है कि सर मेरी बहन की शादी थी, मुझे पैसे की जरूरत थी, बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया। दूसरा बैंक है, दूसरा एक बच्चे का कमेंट था कि सर मेरी घर की छत जो है लीक कर रही थी, उसकी मरम्मत के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन जब मैं बैंक में गया कि पैसा दे दीजिए, लोन दे दीजिए, मैं अग्निवीर हूं, वहां भी मना कर दिया। लेकिन अगर एक लॉन्ग सर्विस वाला जाता है, बैंक उसे हाथों हाथ लेता है, लेकिन एक अग्निवीर आता है तो आनाकानी की जा रही है। सर ये एक और चिंता का बड़ा अहम पॉइंट है। बिल्कुल राजेश जी, देखिए ये तो बहुत गंभीर समस्या है और जो मैं कई बारी आपके शो पे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि ये जो अग्निपथ योजना है, इससे इसके सामाजिक जो रिपरकशंस बहुत जाते हैं। आज बैंक वाले एक अग्निवीर को लोन नहीं दे रहे हैं, कल जब 4 साल की सर्विस के बाद 75% अग्निवीर को रिटेन नहीं किया जाएगा और अगर उसकी कोई पैरेलल सरकारी नौकरी नहीं लगती है, जब वो गांव आएगा तो गांव वाले तो उस पर हंसेंगे कि तू तो फिट नहीं था, तेरे अंदर कमी थी। हालांकि उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि सिर्फ 25% ही रिटेन होंगे, लेकिन हर गांव के हर आदमी को समझाना तो संभव नहीं है उनके, क्योंकि गांव या शहर, छोटे शहर पहले से देखते आए हैं कि जो भी सेना में गए वो पूरी 15 साल की सर्विस के बाद आए, वो पेंशन लेके आए। अब ये 4 साल की सर्विस के बाद वापस आ गया, इसको कहीं और नौकरी नहीं मिली, तो गांव वाले तो सोचेंगे कि इसमें कमी थी। आज बैंक वाले इसको लोन नहीं दे रहे हैं, कल गांव वाले हंसेंगे। तो जो हम आपके शो पे कई बारी बात कर चुके हैं, सुरक्षा के नजरिए से तो इस योजना में काफी सुधार चाहिए, जो मैं कई बार आप पे चैनल पे डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन सामाजिक तौर पे भी काफी दिक्कतें आएंगी। और मेरे को उम्मीद है कि जो ये अध्ययन हो रहा है सरकार के लेवल पे या सेना के लेवल पे, इसमें ये चीजों के बारे में सोचा जाएगा और इसमें कुछ जो बदलाव है वो बदलाव लाए जाएंगे। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और इतनी गहराई से आपने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। यही उम्मीद हम करेंगे कि अग्निवीरों को ये चीजें समझ आएंगी और सरकार तक भी ये बातें पहुंचेंगी और सरकार भी कुछ ना कुछ कदम इन अग्निवीरों के हित में जरूर उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू कर्नल जे एस सोढी सर, थैंक यू सर, जय हिंद।